नमस्ते बच्चों, क्लास 12th का लेसन 21 मानव का अध्यावरणीय तंत्र। अध्यावरणीय तंत्र बच्चों हमारे शरीर के बाहरी आवरण का निर्माण करता है और इस आवरण में हम बात करेंगे त्वचा की और त्वचा से उत्पन्न होने वाली संरचनाओं की। हमारी त्वचा कई तरह की ग्रंथियों को उत्पन्न करती है, रोम को उत्पन्न करती है, तो ये दोनों त्वचा से उत्पन्न संरचनाओं के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। तो त्वचा और त्वचा से उत्पन्न संरचनाओं से हमारे अध्यावरणीय तंत्र का निर्माण होता है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ बात करेंगे त्वचा के कार्यों की। त्वचा के कार्यों में सबसे पहला पॉइंट आता है शरीर की सुरक्षा। त्वचा ने क्या कर रखा है, बाहर से आवरण बना रखा है, यानी कि ये आवरण हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कर रहा है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है बच्चों, बाहर से अगर कोई भी तरह का कवक है, फफूंद है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, अगर वो आक्रमण करता है तो त्वचा एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है और उनको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोक देती है। इसी तरह से हमारे जो नाखून हैं और बाल हैं, ये भी हमारे शरीर का सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करते हैं। जैसे नाखूनों के कारण ही हम हाथों से कोई भी चीज को मजबूती से पकड़ पाते हैं। अगर नाखून नहीं होते तो यहाँ एक बिल्कुल गीला सा रहता, ठोस नहीं होता यहाँ का पोर्शन, और हम अगर लिखने की कोशिश करते तो हम शायद ठीक से लिख भी नहीं पाते। तो इस तरह से शरीर के अंगों की सुरक्षा करने का काम हमारा त्वचा करती है। सेकेंड पॉइंट, शरीर का तापमान को नियंत्रण करना। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब ये तापमान को नियंत्रित करने में त्वचा कैसे मदद करती है? तो देखो, आपने बच्चों ऑब्जर्व किया होगा कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारी त्वचा में जो श्वेत ग्रंथियां उपस्थित है, पसीना निकालने वाली ग्रंथियां उपस्थित है, वो क्या करेंगी, शरीर का अगर तापमान ज्यादा हो रहा है तो पसीना निकाल देंगी और जिससे हमारे शरीर का तापमान जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि सामान्य ताप पर शरीर वापस आ जाता है। इसी तरह से अगर ठंड का मौसम है, ठंड लग रही है, तो आपने देखा होगा कि हल्की सी कपकपी होती है और हमें हल्की सी गर्मी का अनुभव होता है। साथ ही साथ हमारी त्वचा के अंदर पूरी वसा की एक लेयर उपस्थित होती है, फैट की, और वो लेयर जैसे हमने अंदर से कोई स्वेटर पहन रखा हो ना, तो बिल्कुल उस तरह से कार्य करती है और शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे शरीर की आकृति को बनाती है त्वचा। खाद्य संग्रह का कार्य करती है। तो त्वचा फैट के रूप में, वसा के रूप में खाद्य पदार्थ का संचय करती है वसीय ऊतकों में, जिसे एडिपोज ऊतक भी कहते हैं। उपयोगी पदार्थों का स्त्रवण करती है। उपयोगी पदार्थ कौन कौन से? तो सबसे पहला उपयोगी पदार्थ तो तेल होता है, जो हमारे शरीर की त्वचा की तेल ग्रंथियों में उत्पन्न होता है और वो त्वचा के ऊपर की जो सतह है उसको चिकना बनाए रखने में मदद करता है। इसी तरह से कान के अंदर त्वचा कर्ण मोम, ईयर वैक्स निकालती है, जो कान के अंदर अगर बाहर से कोई सूक्ष्म जीव या धूल मिट्टी के कण प्रवेश कर रहे हैं तो वो उस मोम के अंदर चिपक जाएंगे, ईयर वैक्स में चिपक जाएंगे, और जिसको हम मैल के रूप में कान से साफ करके बाहर निकाल देते हैं। तो कान में इस तरह से ये उपयोगी पदार्थ का स्त्रवण करती है। सभी स्तनधारियों में त्वचा क्या करती है, त्वचा में मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां, तो वो दूध का स्त्रवण करती हैं। इसी तरह से हमारी जो तेल ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर विटामिन डी का निर्माण होता है। तो इस तरह से बहुत से उपयोगी पदार्थों का हमारी त्वचा स्त्रवण करती है। उत्सर्जन, उत्सर्जन में जैसे अभी मैंने पसीने की बात करी थी, तो पसीना केवल शरीर के तापमान को ही नियंत्रित नहीं करता, साथ ही साथ पसीने के साथ में हमारे रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त जो यूरिया की मात्रा होगी या कोई खनिज लवण अतिरिक्त मात्रा में आ गए हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो भी इस पसीने के साथ में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। गमन, त्वचा बिल्कुल लचीली होती है ना, इसलिए ये हमारे कंकाल को आराम से गमन करने में मदद करती है। तो त्वचा का जो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गमन में सहायता करती है। जैसे अपन हाथों का ये ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमारे ये हाथ की त्वचा
ऐसी लचीली नहीं होती तो हम इस मूवमेंट को नहीं कर पाते। अवशोषण, त्वचा अवशोषण का भी काम करती है। जैसे कभी सर दर्द होता है, क्या करते हैं अपन, कोई ऐसा बाम लेके और उसको हल्का सा लगा देते हैं, थोड़ी देर में वो जो दवाई है वो अवशोषित हो जाती है ना, और अंदर जाके हमारी जो अंदर की नसें हैं उनको, नर्व्स को रिलैक्स कर देती है। तो त्वचा के द्वारा विभिन्न पदार्थों का अवशोषण भी किया जा सकता है। हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं त्वचा पे जो है वो नमी को बनाए रखने के लिए, है ना। इसी तरह से तेल लगाते हैं ताकि त्वचा की कोशिकाएं जो है वो अच्छी बनी रहे। कंकाल का निर्माण, बच्चों त्वचा के अंदर कुछ संयोजी ऊतक पाए जाते हैं जो कंकाल के कुछ भाग का निर्माण करते हैं, जिसमें हमारे चेहरे की कुछ अस्थियां आती हैं, साथ ही साथ उसके अंदर हमारी जो ये क्लेविसेप्स है, ये कॉलर बोन जिसको हम कहते हैं, ये वाली हड्डी है जो कंधे को ऐसे यहाँ से जोड़ रही है स्टर्नम से, तो ये क्लेविसेप्स जो है इसका भी कुछ भाग जो है वो हमारी त्वचा की संयोजी ऊतकों के द्वारा बनाया जाता है। लैंगिक आकर्षण, बच्चों हमारी जो बालों का रंग होता है, त्वचा का जो रंग होता है, हमारे शरीर में उपस्थित जो मूलाधार ग्रंथियां होती हैं उनसे जो स्राव निकलते हैं, ये सभी लैंगिक आकर्षण में हमारी मदद करते हैं। दांतों का निर्माण, जैसे दांत बच्चों देखो आप मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है, तो दांतों का जो आंतरिक भाग है, मूल वाला जड़ वाला जो भाग है, वहां पर त्वचा से दांतों के कुछ भागों का निर्माण होता है। पुनरुद्ध भवन, हमारी त्वचा में पुनरुद्ध भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। त्वचा पे अगर कोई भी घाव हो जाता है तो वो घाव कुछ दिनों में हमें वापस भरता हुआ दिखाई देता है और त्वचा पहले जैसी हो जाती है ना। यानी कि हमारी त्वचा की कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो सकती हैं और किसी भी घाव को भरने की उनमें क्षमता पाई जाती है। उद्दीपन ग्रहण करना, देखो हमारे शरीर में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, है ना, जिसमें से एक इंद्रिय हमारी त्वचा भी है। तो इसका अर्थ है कि त्वचा में हमारे पास में संवेदी कोशिकाएं उपस्थित है, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित है, वो संवेदनों को ग्रहण कर सकती हैं। तो ये हमारा संवेदी अंग भी है। तो बच्चों ये थे हमारे त्वचा के कार्य। अब हम चलते हैं त्वचा की संरचना या औतकी की। त्वचा के अंदर जो ऊतक संरचना है वो कैसी पाई जाती है। तो त्वचा को बच्चों 2 स्तरों में विभाजित किया गया है, अधिचर्म और चर्म। ये जो बाहर की त्वचा हमें दिखाई दे रही है ये है हमारी अधिचर्म। तो ये है हमारी नंबर 1 बाहर की त्वचा, और अधिचर्म के नीचे हमारे पास में चर्म पाई जाती है। चर्म को कहते हैं डर्मिस और ये है एपिडर्मिस। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों में, चर्म और अधिचर्म दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो एपिडर्मिस या अधिचर्म, इसका निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। भ्रूणीय एक्टोडर्म, एक्टोडर्म यानी कि बाह्य त्वचा। तो बच्चों देखो हम जब ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पढ़ते हैं एम्ब्रियोज में, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि भ्रूण में 3 कोशिकाओं के स्तर बन जाते हैं। सबसे बाहर वाला कहलाता है ये हमारा एक्टोडर्म, इसके बाद में इसके बाद वाला बीच का स्तर कहलाता है मीजोडर्म, और सबसे अंदर का स्तर कहलाता है एंडोडर्म। तो ये है हमारा एक्टोडर्म, ये रेड कलर से हमने बनाया, ये हमारा मीजोडर्म है, और ये सबसे अंदर का स्तर है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म, है ना, आंतरिक स्तर, सबसे अंतस्त्वचा। तो इस तरह से ये हमें, ये 3 अवस्थाएं हमें कब दिखाई दे रही है, जब भ्रूण का विकास होना शुरू हुआ है। इसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। अब यहाँ पर जो ये सबसे बाहर वाली त्वचा स्तर है, बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म, इससे हमारी ये अधिचर्म का विकास होगा। और चर्म या डर्मिस का विकास कहाँ से होगा, मीजोडर्म यानी कि मध्य चर्म से। ये वाली जो रेड कलर की लेयर है इससे चर्म का या डर्मिस का निर्माण होगा। सेकंड पॉइंट, जो हमारी अधिचर्म है इसकी मोटाई शरीर के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है, और जो ये चर्म है ये अधिचर्म से 2 से 3 गुना मोटी होती है और ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है।
थर्ड पॉइंट देखें, अधिचर्म का जो निर्माण है वो स्तरित एपिथेलियल ऊतक, स्ट्रेटिफाइड, यानी कि एक के ऊपर एक परतें रखी हुई हैं, तो उससे होता है, जबकि हमारे जो चर्म है उसका अधिकांश भाग जो है वो संयोजी ऊतकों से बना हुआ होता है। इसमें अंदर से बाहर की ओर 5 स्तर पाए जाते हैं, जबकि चर्म में हम इसको 2 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये बच्चों अधिचर्म और चर्म का तुलनात्मक अध्ययन है, इसको आप पढ़ना और इसको इसी तरह से लिख लेना ताकि आपको ये याद आराम से रहे, कंपैरिजन। अब हम आगे चलते हैं और अधिचर्म की संरचना को डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों अधिचर्म में हमें 5 स्तर दिखते हैं। हमने अभी कहा था ना, इसका निर्माण किससे होता है, स्तरित एपिथेलियल कोशिकाओं से, ऊतक से। तो स्तरित यानी अलग अलग स्तर होंगे। तो कितने स्तर होंगे इसमें, 5 स्तर होंगे। सबसे पहला स्तर बच्चों कहलाता है अंकुरण स्तर। तो ये कहाँ स्थित है, तो डर्मिस के ठीक ऊपर हमारा ये पहला स्तर उपस्थित होता है। बच्चों इसको हम मेलपिगियन लेयर कहते हैं, और इसकी जो कोशिकाएं हैं ये स्तंभाकार हैं। ये देखो स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं डर्मिस से रुधिर वाहिनियों के द्वारा रक्त को प्राप्त करती हैं, और इस रक्त से इनको पोषण मिलता है। पोषण पाके इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है, और ये विभाजित होती हुई कोशिकाएं ही इन सारे स्तरों का निर्माण करेंगी। ये स्तर अलग से कोई नहीं बनेगा। कोशिकाओं का विभाजन कहाँ होगा, इसी लेयर में कोशिकाओं का विभाजन होगा, और यहीं से ये बाकी सारे के सारे स्तरों का, 4 जो बाकी स्तर हैं उनका निर्माण शुरू होगा। इनके बीच बीच में बच्चों देखो, ये आपको कुछ कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे ये कोशिका दिख रही है, ये कोशिका दिख रही है। ये जो कोशिकाएं हैं ये वर्णक कोशिकाएं हैं, जिनके कारण हमारे त्वचा का अलग अलग रंग होता है। और हमारी इस लेयर में आपको इस तरह से ये उभार दिखाई दे रहे हैं। इन उभारों को हम रेटिपेक्स कहते हैं। अब चलते हैं सेकेंड लेयर के ऊपर, जो है हमारा शूल स्तर, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, देखो ये किससे बना है, इस नीचे वाले अंकुरण स्तर से ही इसका निर्माण हुआ है। इसकी कोशिकाएं बच्चों हमें बहुकोशिक दिखाई देती हैं, और इनके बीच में ये ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा होगा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा, जिनके द्वारा ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होती हैं, और इनकी उपस्थिति के कारण, ये प्लाज्मोडेस्मेटा की उपस्थिति के कारण ही ये कोशिकाएं हमें शाखित दिखाई देती हैं। थर्ड स्तर है कणी स्तर। ये देखो यहाँ पर जैसे जैसे अब हम यहाँ से ऊपर की ओर चल रहे हैं बच्चों, फर्स्ट मेलपिगी लेयर से हम जैसे जैसे यहाँ ऊपर चल रहे हैं, तो आप देखो कोशिकाओं का जो आकार है वो चपटा होता जा रहा है ना। और ये जो हमारा थर्ड स्तर है ग्रेनुलोसम स्तर या कणी स्तर, इसके अंदर बच्चों केरेटोहाइलिन नामक एक प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ये केरेटोहाइलिन आगे जाकर किरेटिन बनाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फोर्थ लेयर देखो, स्वच्छ स्तर। इसमें बच्चों क्या होता है, ये जो केरेटोहाइलिन है इसका विघटन हो जाता है, और इसका विघटन होकर एक पदार्थ बनता है जिसको हम एलिडिन कहते हैं। ये पदार्थ जो है जब बन जाता है कोशिकाओं में, तो उन कोशिकाओं का केंद्रक खत्म हो जाता है, कोशिका द्रव थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है, यानी कि कोशिकाएं थोड़ी कठोर होने लगती हैं और हमें पारदर्शी दिखाई देती हैं। और यहाँ पर ल्यूसिडियम यानी कि स्वच्छ स्तर में यहाँ पर कोशिकाओं में ये इलिडिन बन गया, जिसके कारण कोशिकाएं जो है वो पानी के लिए अवरोधक भी बन जाती हैं, जल रोधी हो जाती हैं। और लास्ट और फिफ्थ जो हमारा है स्तर वो है किरण स्तर, जिसमें क्या होता है बच्चों, ये इलिडिन जो है ये एलिडिन अब किरेटिन में बदल जाता है, और किरेटिन के कारण ये जो कोशिकाएं हैं लास्ट, ये लगभग अब मृत कोशिकाओं के समान होती हैं। ये हमारे त्वचा का जो सबसे ऊपर हमें ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये अब हमारा कौन सा स्तर है, किरण स्तर है। ठीक है, और ये त्वचा का सबसे ज्यादा मोटा स्तर होता है, लगभग 8 से 10 कोशिकाओं का, और इसकी मोटाई अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अगर हम हमारे ऊपर वाले पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो हमें इसकी मोटाई बहुत कम दिखाई देगी,
जबकि आप अगर अपनी हथेली को देखो, तलवों को देखो, तो यहाँ पर आपको इस स्तर की मोटाई बहुत ज्यादा दिखाई देगी। तो किरण स्तर की मोटाई जो है वो हथेलियों और तलवों पर सबसे ज्यादा होती है और बाकी जगहों पर इसकी मोटाई कम होती है। तो ये बच्चों इसकी संरचना थी अधिचर्म की। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आगे की स्लाइड्स में लिखे हुए हैं, तो आप नोट्स वहां से लिख सकते हो। यहाँ पर बच्चों जो चीज एक हमें और पढ़नी है वो है श्रृंगी भवन। श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन, ये क्या होता है बच्चों? देखो, हमारा ये जो अंकुरण स्तर है ये कोशिकाओं का निर्माण करेगा, बाकी किसी में विभाजन की क्षमता नहीं है। ये जितने भी चारों स्तर है इनमें किसी में भी विभाजन की क्षमता नहीं है, केवल अंकुरण स्तर में विभाजन की क्षमता उपस्थित है। तो क्या होता है, अंकुरण स्तर से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिका शूल स्तर पे पहुंचेगी, यहाँ से नई कोशिकाएं बनेंगी। जैसे ही नई कोशिका बनी तो पुरानी कोशिका को ऊपर धक्का मिल जाएगा, वो ऊपर की ओर खिसकती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से जो जीवित कोशिका बनी है वो जीवित कोशिका जब खिसकते खिसकते यहाँ तक पहुंचती है तो वो जीवित कोशिका मृत हो जाती है, निर्जीव हो जाती है। और निर्जीव होते होते उसके बीच में जो प्रक्रिया चली वहां पे आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप है केरेटोहाइलिन, जो उपस्थित है आपके पास में कणी स्तर पे। ये केरेटोहाइलिन प्रोटीन है एक तरह का, इसके अभी यहाँ पर ये सूक्ष्म कणों के रूप में है। ये किस में बदल गया? स्वच्छ स्तर में जाते जाते एलिडिन में बदल गया और किरण स्तर तक जाते जाते ये बदल गया क्रिएटिन में। तो अंकुरण स्तर से किरण स्तर तक पहुंचते पहुंचते कोशिकाओं के अंदर क्रिएटिन का निर्माण हो जाता है और सजीव कोशिकाएं निर्जीव कोशिकाओं में बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम केराटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो, अब हम ये जो पांचों स्तर है इनके एक बार जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाए थे, वीडियो के माध्यम से, उनको आप एक बार पढ़ लो और नोट्स आप वहां से लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट, यह कोशिका का सबसे भीतरी स्तर है। इसकी कोशिकाएं जीवित हैं और चर्म से ये चिपकी रहती हैं। स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, रुधिर वाहिनियों से पोषण मिलता है, ये विभाजित होती हैं, नई परत बनाकर बाहर की ओर भेजती हैं। इनके बीच में उभार पाए जाते हैं जिसको रेटिपेक्स कहते हैं और इनके बीच में मेलानिन वर्णक भरी हुई कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। शूल स्तर, ये कोशिकाएं बहुकोणीय और शाखित दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के कारण। कणी स्तर, इसमें केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण उपस्थित होते हैं। स्वच्छ स्तर, इसमें एलिडिन नामक पदार्थ बनता है और ये किससे बनता है? ये बनता है केरेटोहाइलिन के विघटन से। इन कोशिकाओं का केंद्रक नष्ट हो जाता है, ये पारदर्शी और जल अवरोधक हो जाती हैं, इसलिए हम इसको अवरोधी स्तर भी कहते हैं। और लास्ट किरण स्तर, ये 8 से 10 परतों का बना हुआ निर्जीव स्तर है। ठीक है, तो ये श्रृंगी भवन की या केराटिनाइजेशन की क्रिया यहाँ पूरी हो गई। आते आते केराटिन बन गया, ये एलिडिन सूख कर केराटिन में बदल गया। अब इन कोशिकाओं का पूरा जो कोशिका द्रव्य है वो सूख चुका है और ये जो हमारा स्तर है ये धीरे 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 उतरता रहता है। जैसे नीचे से नई कोशिकाएं आएंगी ऊपर का स्तर हमारा हटता रहेगा, तो डेड स्किन निकलती रहती है। तो ये निर्जीव परत जो है वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती रहती है। बच्चों, जो अंकुरण स्तर पे कोशिका बनी है उसको यहाँ किरण स्तर तक पहुंचने में लगभग 30 से 35 दिन का समय लगता है। यानी जो नई कोशिका आज अंदर बनी है वो 35 दिन बाद में हमारे किरण स्तर तक पहुंच जाएगी। तो ये था बच्चों अधिचर्म की संरचना और केराटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन। अब हम चलते हैं चर्म या डर्मिस की संरचना पे। तो डर्मिस को हमने 2 भागों में बांटा था। तो ये देखो बच्चों, पहला भाग, ये तो हमारा एपिडर्मिस है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम पढ़कर आए हैं। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक का ये भाग हमारा क्या कहला रहा है? पहला भाग। इसको हम कहते हैं पैपिलरी स्तर, डर्मिस का पैपिलरी स्तर। ये स्तर बच्चों पतला होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि भाई ये इतना सही है तो पतला स्तर है। इसमें बहुत से कैलोजन तंतु, लचीले तंतु,
रसांकुर प्रबंध और सबसे मेन रुधिर वाहिनियों की अधिकता। मैक्सिमम जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसी भाग में उपस्थित होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर चित्र में ये आपको देखो, ये ब्लू कलर से, ये यहाँ रेड कलर से, ये देखो ये ब्लू कलर से, ये रेड कलर से, ये सारी हम जो प्रदर्शित कर रहे हैं ये रक्त वाहिनियों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा जो डर्मिस या चर्म का भाग होता है, देखो ये काफी मोटा भाग है ना, और इसको हम कहते हैं जालिका स्तर। जालिका स्तर, ये जो बच्चों जालिका स्तर होता है, ये जालिका स्तर मोटा होता है। और देखो इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, तो त्वक ग्रंथियां यानी कि त्वचा वाली ग्रंथियां, रोम पुटिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं, संवेदांग उपस्थित होते हैं और वसीय स्तर उपस्थित होता है। तो चलो जरा इसको हम चित्र में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ त्वक ग्रंथियां, है ना। तो त्वक ग्रंथियां ये जो देखो आपको ये दिखाई दे रही है ऐसे पिंक और ब्लू कलर से, ये वाली, ये हमारी जो ग्रंथि है ये है हमारी पसीने की ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथिल संरचना है और ये एक छोटी सी वाहिनी के द्वारा ये हमारे अधिचर्म के ऊपर आकर खुल रही है। यहाँ से पसीना जो है वो शरीर के बाहर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी स्वेद ग्रंथि। चलो एक और त्वक ग्रंथि को यहाँ पर हम देखते हैं। ये आपको बच्चों ब्लू कलर से दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये है हमारी ये वाली तेल ग्रंथि। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो तेल बनेगा उसको ले जाने के लिए इसने क्या रास्ता लिया है, ये हमारे रोम के साथ ही बाहर की ओर निकलती है, यानी इसके लिए अलग से छिद्र नहीं है। जो ये रोम शरीर से बाहर निकल रहा है, त्वचा से बाहर निकल रहा है, उसके साथ ही ये वाली वाहिनी भी अपने तेल को त्वचा के ऊपर इस तरह से स्रावित कर देगी। क्लियर। चलो अब हम चलते हैं संवेदांग, त्वचा पे पाए जाने वाले संवेदांग। तो बच्चों ये ग्रीन कलर से देखो ये मैंने प्रदर्शित किए हैं। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिकाएं त्वचा के ऊपर बिखरी रहती हैं और संवेदांग का कार्य करती हैं। वसीय स्तर, ये जो येलो कलर का मोटा सा स्तर आपको यहाँ दिखाया गया है बच्चों, ये है हमारा वसीय स्तर। तो वसीय स्तर क्या करता है, वसा का संग्रह करता है। तो ये संरचना है हमारी डर्मिस या चर्म की। आई समझ में बच्चों। तो इस तरह से हमारे अधिचर्म और चर्म के अंदर हमने देखा। अच्छा, इसमें अपन ने एक पॉइंट बच्चों ने डिस्कस किया, रोम पुटिकाएं। ये जो आपको ये पोटली जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, पुटिका मतलब थैली या पोटली, तो ये जो पोटली जैसा भाग आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है रोम पुटिका। और इस रोम पुटिका से ये ब्लैक कलर का जो बाहर निकल रहा है ये कहलाता है रोम। तो रोम पुटिका के अंदर रोम का विकास होता है। तो बच्चों ये त्वचा के अंदर उपस्थित तो त्वचा ग्रंथियां, रोम पुटिकाएं, संवेदांग, वसीय स्तर, ये सब हमारी त्वचा के अंदर उपस्थित है और साथ ही साथ रुधिर वाहिनियां। तो ये थी संरचना बच्चों अधिचर्म और चर्म की। अगला वीडियो लेसन लेकर आएंगे, उसमें हम लोग जो त्वचा से व्युत्पन्न ग्रंथियां हैं, जिसमें हम लोग सभी तरह की ग्रंथियां और रोम पुटिकाओं की या रोम की बात करेंगे, उसको अपन वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेसन के नोट्स लिखिएगा और डायग्राम जो है वो दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बनाने हैं, अधिचर्म की संरचना का और चर्म की संरचना का। तो इनका नामांकित चित्र बनाइएगा। साथ ही पॉइंट सारे आपको यहाँ दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को आप उनके साथ में लिख लेना और कंपैरिजन लिखना अधिचर्म और चर्म का, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन लिखना और श्रृंगी भवन को लिखना। तो ये इस तरह से आपके इतने भाग के नोट्स तैयार हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो लेसन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।